हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी के महा मैराथन लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग गद्य खंड के 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और पूरे गद्य खंड का खात्मा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन को। पहला लेसन है जिसका नाम है बातचीत। बातचीत के राइटर का नाम याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? तो प्रदीप पत्रिका का संपादन किए थे। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब और कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, 23 जून 1844 को इलाहाबाद में। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। जैसा काम वैसा परिणाम, और दूसरा नई रोशनी का। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के कुछ उपन्यास के नाम बताएं। रहस्य कथा हो जाएगा, नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद 100 अजान एक सुजान, रसातल यात्रा, गुप्त वैरी, सद्भाव का अभाव, ये सब इनका उपन्यास है। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, ऊपर क्वेश्चन था ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नए निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे किए हैं? तो एडिसन और स्टील से किए हैं। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटककार, बालकृष्ण भट्ट एक प्रमुख नाटककार भी थे। उनके नाम बताएं। ये नाटक कौन कौन सा लिखे थे उसका नाम बताना है आपको। तो पद्मावती लिखे थे, शिशुपाल वध, उसके बाद रेल का विकट खेल, बाल विवाह, सीता वनवास, शिक्षादान, ये सब इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था? तो माँ का नाम था पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट की पत्नी का नाम क्या था? रामा देवी नाम था। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1914 को हुई थी प्रयाग में। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ये एक ललित निबंध है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, अर्थात आत्मवार्तालाप। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता सबसे महत्वपूर्ण है। संयोगिता स्वयंवर रचना है, श्रीनिवास दास की रचना है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो परीक्षा गुरु। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल का विकट खेल। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो बातचीत ये आपका ललित निबंध है, एक प्रकार का निबंध है, ललित निबंध भी रहेगा ऑप्शन में। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुंह से। बालकृष्ण भट्ट प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 1877 में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है इसमें? तो मेघदूतम। इसके रचनाकार हैं कालिदास। मेघदूत के रचनाकार कौन है? कालिदास। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ, मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नांदी पाठ कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्षों तक देखने को नहीं मिला। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो बेन जॉनसन ने कहा था। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के में ही हो सकती है, किसका मत है? तो एडिसन का। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति के ना होने से पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो चलिए 4 मिनट में इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर लिया। अब सेकेंड लेसन पे आते हैं। अगला लेसन है आपका उसने कहा था, जिसके राइटर हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये जो आपका कहानी है उसने कहा था, कब लिखी गई थी? तो 1915 में लिखी गई थी। उसने कहा था कैसी कहानी है? तो युद्ध की पृष्ठभूमि पर मानवीय संबंधों को प्रस्तुत करने वाली युद्ध विरोधी कहानी है ये। लहणा सिंह के भतीजे का क्या नाम था? तो कीरत सिंह नाम था। गुलेर जी की और 2 कहानियाँ कौन सी है? तो सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा। उसके बाद किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो कहानी का उद्देश्य बनाता है। उसने कहा था को आप कैसी कहानी कह सकते हैं या किस प्रकृति की कहानी है? तो चरित्र प्रधान कहानी है ये। हिंदी कहानी के विकास के 3 चरण क्या है? तो प्रेमचंद्र पूर्व युग की कहानी, प्रेमचंद्र युग की कहानी, उसके बाद प्रेमचंद्र अंत और युग की कहानी।
हिंदी की पहली कहानी किसे माना जाता है? तो माधव स्प्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी और 1901 को हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। अगला है हिंदी की पहली सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन है? तो उसने कहा था रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की पहली कहानी किसे माना? तो किशोर लाल गोस्वामी की इंदुमती को माना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो ये है प्रेमचंद्र युग के। उसके बाद गुलेरी जी ने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया, उनका नाम क्या है? तो समालोचक, उसके बाद काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, ये 2 है। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो पहला है लहणा सिंह, उसके बाद बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, लपटन साहब, ये लपटन साहब है, लोटन साहब नहीं, लपटन साहब, वजीरा सिंह और सूबेदारनी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। गद्य का विकास किस काल में हुआ? तो आधुनिक काल में हुआ। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? 5 भागों में बटी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी? 1922 को। गुलेर जी की पैतृक निवास स्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। गुलेर जी की नगरी की प्रचारिणी सभा पत्रिका के संपादक रहे। ये आपका कौन सी नगरी? तो काशी नगरी की। उसके बाद उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर शहर का चित्रण है। उसके बाद ये लहणा सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। और जो वो लड़की थी सूबेदारनी, उसके गांव के नाम याद रखिएगा, मगड़े। लहणा, ये लहणा है, लहणा सिंह किस पद पर थे? तो जमादार के पद पे। लहणा सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह के गोद में हुई। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? लहणा सिंह ने मार गिराया। उसके बाद सिख राइफल्स के जमदार लहणा सिंह का नंबर क्या था? तो 78 नंबर क्या था? 77, माफ़ कीजिएगा, 77, ठीक है। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? लायलपुर में। गुलेर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में। उसके बाद सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कौन सी निबंध गुलेर जी द्वारा रचित तो नहीं है? मजदूरी और प्रेम। कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो सगाई होता है या मगनी होता है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कफन। गुलेर जी की गांव के मूल निवासी, किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के। लहणा सिंह, ये लहणा सिंह किस कहानी के पात्र हैं? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान। बचपन में लहणा सिंह लड़की को बार बार कौन सा प्रश्न करते थे? तेरी कुरमाई हो गई है। उसके बाद ये लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? 10 आदमी। अमृतसर में लहणा सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहणा सिंह के मामा थे। लहणा सिंह, ये लहणा है। लहणा सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो भेजता है वजीरा सिंह को। सूबेदारनी अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो लहणा सिंह से कहा था। अगला लेसन हम लोगों का स्टार्ट होता है अब रिवीजन के लिए, संपूर्ण क्रांति, जिसके राइटर का नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा गाँव में हुआ था, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश पड़ता है। बलिया उत्तर प्रदेश, यूपी याद रखिएगा, बलिया यूपी। जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो बाउल के नाम से। किसको लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण की माता का नाम था फूलरानी और इनके पिता का नाम था हरसु दयाल। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए? 1922 में। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन हुआ था? जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवक के लिए 1965 में कौन सा सम्मान मिला था? कौन सा सम्मान मिला था? तो मिला था मैक्सेस पुरस्कार। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? तो 1998 में मिला था। किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? जवाहरलाल नेहरू ने।
किस अस्पताल में दिनकर जी की निधन हुई? वेलिंगटन। इसके बाद जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का कहा गया दलाल। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो डॉक्टर रहमान नाम था। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो स्वामी सत्यदेव की। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने आईएएस की परीक्षा कहाँ से पास की? बिहार विद्यापीठ से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने थे? तो ये बने थे 1924 में। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर थे। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई? 1998 में दी गई थी। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की। दिनकर जी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाली ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? तो पटना में 5 जून 1974 को दिया था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल था। क्या नाम था? बाउल। इनके बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हर्षुदयाल। जयप्रकाश नारायण रचित पद या पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक भाषण था। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? जयप्रकाश नारायण का। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था सिताबदियाड़ा में। 1947 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेस सम्मान से। मैग्सेस सम्मान, ठीक है। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ। जयप्रकाश नारायण कौन सा देश का भविष्य किसके हाथों में? जयप्रकाश नारायण के अनुसार इस देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो नई पीढ़ी के हाथों में। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के घर पे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, ठीक है। अब चलिए हम लोग चौथे लेसन पे आ जाते हैं। ये आपका चौथा अध्याय है अर्धनारीश्वर, जिसके राइटर हैं, लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो संस्कृति के 4 अध्याय था। अर्धनारीश्वर में किसके गुण का समन्वय है? पुरुष और नारी दोनों के। दिनकर किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादोत्तर युग के हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। अर्धनारीश्वर निबंध प्रकाशित कब हुआ था? 1952 में। दिनकर जी के किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? छात्र सहोदर में। अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर एक भारतीय प्रतीक है जिसमें दिनकर अपना मानचित्र आदर्श निरूपित देखते हैं। अर्धनारीश्वर में आप आधा नर होगा, आधा क्या होगी? नारी। आप शंकर जी का वो वाला फोटो देखे होंगे जिसमें आधा पार्वती जी दिखाई देती है, आधा शंकर जी दिखाई देते हैं, वो अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। दिनकर अर्धनारीश्वर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? नर नारी पूर्ण रूप से समान एवं उनमें से एक की गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं, ये बतलाना चाहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम मनरूप देवी था, पिता का नाम रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कौन सी है? तो मिट्टी की ओर, काव्य की भूमिका, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, अर्धनारीश्वर
अर्धनारीश्वर, उसके बाद कुरुक्षेत्र, रेणुका, प्राणभंग। प्राणभंग। दिनकर जी की कविताओं की पहली पुस्तक कौन प्रकाशित हुई थी? तो प्राणभंग। दिनकर जी की सिद्धि से विद्यालय के कुलपति रहे। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय के। रामधारी सिंह दिनकर की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? उर्वशी है। रामधारी सिंह दिनकर के नाम के आगे कौन शब्द लगता है? राष्ट्र कवि लगता है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी थी? तो पहली काव्य पुस्तक थी प्राणभंग। दैनिक आज, ये आपका मिस्टेक है, छोड़ दो, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष का गुण ले लेती है तो राक्षसी हो जाती है। किसका कथन है? तो प्रेमचंद्र का कथन है। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबद्ध है? तो ये निबंध है। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारी शक्ति की साधना की थी? गांधी जी ने। अर्धनारीश्वर शिव शंकर पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी की नहीं है। जूठन। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो थी कुरुक्षेत्र थी। गंधारी दुर्योधन की माँ थी। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव पार्वती का। प्रेमचंद्र थे तो एक कथाकार थे। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? भिक्षुणी होने का। पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। पुरुष और स्त्री में किस टाइम रूप आज देखने को नहीं आता? अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर भारत का एक प्रतीक है, मिथकीय प्रतीक है। स्वप्न में सत्य, पुरुष में क्या? नारी। स्वप्न में सत्य की पुरुष में क्या? तो नारी। जिस पुरुष में क्या नहीं कि वह कौन है? नारीत्व। पुरुष वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया, लता बना दिया। नर और नारी एक ही द्रव की ढली। कितनी प्रतिमाएं हैं? 2 प्रतिमाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ पूरी की? पटना में। रविन्द्रनाथ जयशंकर प्रसाद एवं प्रेमचंद्र की चिंता किसके प्रति अच्छे नहीं रहे? नारियों के प्रति। अगला जो कहानी है हम लोगों का रोज है, जिसके लेखक हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? तो याद रखिएगा, रोज। अज्ञेय मूलतः कवि थे। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? 1924 में। महेश्वर की पत्नी का नाम था मालती। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक पाठ से प्रसिद्ध है? तो रोज। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? 4 वर्षों बाद। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो गैंग्रीन। मालती के पति का नाम महेश्वर था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो नाम था आनंद बंधु। आनंद बंधु। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? पत्रिका सेवा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा था? महेश्वर। अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? 10 वर्ष। मालती का पति क्या था? तो डॉक्टर था। तार सप्तक का संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इसमें कौन अज्ञेय की नाटक है? उत्तर प्रियदर्शी। गैंग्रीन किससे संबंधित है? बीमारी से। मालती महेश्वर की संतान का नाम था टिट्टी। नदी की द्वीप किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो कितनी नावों में कितनी बार? 1978 में मिला था। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ? 1911 में 7 मार्च को। अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ है? तो कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश गांव में। अज्ञेय जी के पिता का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। माता का नाम बेंती देवी। कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है? हरी घास पर क्षण भर। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तिरिच। रोज कहानी की नायिका है मालती। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है मालती के दूर के रिश्ते के भाई।
ये लेखक अतिथि बन के आते हैं मालती के दूर के रिश्ते के भाई। रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 11। कौन सी कृति अज्ञाय की नहीं है? पल्लव। कौन सी कृति अज्ञाय की है? नदी की द्वीप। उत्तर प्रदेशी नाटक के नाटककार अज्ञाय जी हैं। रोज इनमें से क्या है? कहानी है। शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? उपन्यास है। रोज कहानी शीर्षक कहानी के लेखक है अज्ञाय जी। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी के लेखक है अज्ञाय जी। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण क्या रंग दिखाया करती है? नए नए रंग दिखाया करती है। रोज कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। गैंग्रिक रोज शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? 1934 में लिखी गई। अब जो अगला कहानी है आपका छठा लेसन का है। छठा लेसन है आपका एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक हैं भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह हैं। भगत सिंह का जन्म हुआ 28 सितंबर 1907। भगत सिंह की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दिया गया। इनके पिता का नाम था सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती देवी था। चाचा का नाम अजीत सिंह था। भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगाचक 105 गुगैड़ा में, लाहौर पाकिस्तान। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई? ये लाहौर नहीं, पंजाब पाकिस्तान। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 1927 मई में। भगत सिंह को किसकी कुर्बानी का गहरा असर पड़ा? करतार सिंह सराभा। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? लाला लाजपत राय के। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? 1926 में। 26 में। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी, 1928। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए? 12 वर्ष की उम्र में। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग हो गया था 1922 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। कौन सा निबंध भगत सिंह द्वारा लिखा हुआ नहीं है? परिवेश। भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? तो प्रताप से जुड़े। 1926। भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा। भगत सिंह ने अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? मृत्युदंड का उन्हें विश्वास था अपने संबंध में। प्रिंस क्रोपटकिन कौन थे? तो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। एक लेख एक पत्र के रचनाकार है भगत सिंह। प्रताप के संस्थापक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 28 सितंबर 1907 को। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह का। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कोलकाता से। भगत सिंह प्रभावित थे, कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। मैं नास्तिक हूँ किसका लेख है? भगत सिंह का। बंदी जीवन किसकी कृति है? सचिंद्र नाथ सन्याल का। भगत सिंह ने किस पत्र को लिखा था? सुखदेव को। किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव को। कुलबीर सिंह कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ये भाई थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो प्रताप का। भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? तो विद्यार्थी को राजनीति से दूर रखने के राय पर। कैसी मृत्यु को भगत सिंह आदर्श मृत्यु मानते हैं? तो संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। भगत सिंह के छोटे चाचा का नाम और उनकी मृत्यु कब हुई? सरदार स्वर्ण सिंह था। उनकी मृत्यु 1910 में हुई थी। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह के भाई कौन थे? कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। भगत सिंह ने अमर पद लगभग कितने वर्षों में हासिल कर लिया? 23 वर्ष की उम्र में, यानी उनको शहादत मिल गई। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह को किस जेल में रखा गया था और वह कब तक रहे? तो देवली कैंप 1946 तक ये रहे थे। भगत सिंह किसके दौरान पढ़ाई छोड़ दी? क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। तो बीए के दौरान। भगत सिंह किसके परिवार में जन्म पाकर बचपन में ही स्वतंत्रता के लिए मर मिटने का अविश्वसनीय पाठ पढ़ लिया था? तो स्वाधीनता सेनानियों के परिवार में। किसने असेंबली बम केस में भगत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी? तो याद रखिएगा, दिल्ली के सेशन जज ने। किसका कहना सत्य है कि कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है? भगत सिंह की। चलिए अब आइए अगले लेसन का रिवीजन करते हैं। अगला लेसन है आपका ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर, जिनका जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917 को। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। जगदीश चंद्र माथुर की मृत्यु कब हुई थी? तो हुई थी 14 मई 1978 को। निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदा नीरा है।
ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो निबंध। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो नाटककार थे। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? तो चंपारण। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण जंगलों का कटना था। माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए? तो बिहार राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? कर्नाट वंश का शासन था। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? नील की खेती का। राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? 1925 में। धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? तो 18वीं शताब्दी में। पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है? कोणार्क। निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली थी? विद्यावारिधि का। माथुर जी को भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? पुंडलिक जी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? गांधी जी से। कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक का। चंपारण में धांगर कहाँ से आए? छोटा नागपुर से आए थे। गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1917 में। तिनकठिया प्रथा का संबंध है नील की खेती से। पंडई नदी कहाँ तक जाती है? भिखनाथोरी तक। बराज कहाँ बन रहा था? भैंसालोटन में। आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा? आम्रकानन। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? एक महुए के पेड़ के नीचे शरण दी थी। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया था जगदीश चंद्र माथुर ने। कौन सी कृति माथुर जी की है? भोर की तारा। कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? रेशमी टाई। बोलते क्षण की साहित्य विद्या की कृति है। किस विद्या की कृति है? तो निबंध है। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो गंडक नदी को। थारन शब्द किस शब्द से बना है? थार से। बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। गौतम बुद्ध का और अभिभाव कब हुआ था? आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? टाइपिंग मिस्टेक है। 2500 वर्ष पहले। राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? गयासुद्दीन तुगलक का। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। कर्नाट, एक कर्नाट है। एक कोणार्क के नाटककार कौन है? कोणार्क के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। 10 तस्वीरें के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर। कामनी तो अपने साथ क्या चीज़ की शांति लाती है? यामिनी। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? निबंध। वैशाली में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा आई है? महात्मा गांधी। माथुर की कृतियों के नाम बताएं। भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, बंदी, शारदिया। ओ सदा नीरा निबंध किस संग्रह से उद्धृत है? तो आप याद रखिएगा, बोलते क्षण। ठीक है, चलिए अब अगले लेसन का रिवीजन करते हैं हम लोग। सिपाही की माँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1972 को। लेखक मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। मोहन राकेश का मृत्यु कब हुई थी? तो हुई थी 3 दिसंबर 1972। यहाँ पे जन्म इनका गलत दिया हुआ है। जन्म हम सुधारते हैं, आप याद रखना है इनका जन्म। थोड़ा देर वेट करो। और जन्म याद रखिएगा 8 जनवरी 1925 और मृत्यु याद रखिएगा 3 दिसंबर 1972। ठीक है। लेखक मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। लेखक मोहन राकेश के माता का नाम था बच्चन कौर और मोहन राकेश के पिता का नाम रामचंद्र गुगलानी। मोहन राकेश एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे? लाहौर ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से। मोहन राकेश कब दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे? 1960 में। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ। मानक की माँ का क्या नाम था? बिस्नी। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में युद्ध लड़ने गया? द्वितीय विश्व युद्ध में। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? माँ बेटी। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? सारिका। मुन्नी डाकगाड़ी के पीछे क्यों जाती है? चिट्ठी के लिए। डाकगाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? मुन्नी। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? चावल दाल। 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे। किसने कहा? ईसाई लड़कियों ने, आगंतुक लड़कियों ने।
निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? नहीं है दरियाई घोड़ा। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? ना आने वाला कल। किसकी माँ पागल हो गई? सिपाही की। मुन्नी की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष। निम्नलिखित में विष्णु के पड़ोसी कौन थे? तो कुंती थी। मुन्नी किस दिन मानक के चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मंगलवार को। कौन कहता है मैं इस लाश को ले जाकर चिल कौओं के आगे डाल दूंगा? सिपाही। किसकी कड़ी के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तारों की। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? जानवर और जानवर। इस पाठ में ये किस पाठ में, यहाँ पे किस होगा, किस पाठ में यहाँ उद्धरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, ये भाग नहीं सकते थे, जो छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाएगी। सिपाही की माँ में उद्धरण आया है ये। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इतिहास और आलोचना। सिपाही की माँ एकांकी किस एकांकी संग्रह से लिए गए हैं? तो अंडे और छिलके तथा एकांकी। मुन्नी और मानक की माँ का नाम है विष्णु। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बर्मा में हो रही है। मोहन राकेश किस एकांकी के ये लेखक हैं? तो सिपाही की माँ। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ है विष्णु। कौन है? विष्णु। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो पड़ोसन है। किसके कोनों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो तारों के। एक क्वेश्चन रॉन्ग है, रहने दीजिए, वो याद मत कीजिएगा। सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार हैं मोहन राकेश। विष्णु मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? पैसा कमाने के उद्देश्य से। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश याद आ दो, मोहन राकेश किस एकांकी, कई बार रिपीट कर गया क्वेश्चन, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। मोहन राकेश की शादी उत्तरवती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार मोहन राकेश किस सदी के उत्तरवती युग के प्रमुख कथाकार और नाटककार थे? तो 20वीं सदी के। किस सदी के? मानक को बर्मा गए कितने दिन हो गए थे? तो 7 महीना हो गया था। दीनू कौन था? तो दीनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता था। दोनों लड़कियां कहाँ से भागकर आई थी? रंगून वर्मा से। कौन हमारे व्यक्तित्व के विकास में बाधक है? भय। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? पुत्र के मृत्यु पर। सिपाही की माँ क्या है? एकांकी है। मानक बर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से किसके साथ लड़ने गया? अंग्रेज के साथ लड़ने गया। अब जो नेक्स्ट लेसन है हम लोगों का लेसन है प्रगीत और समाज। लेसन का नाम है प्रगीत और समाज, ये लेसन का नाम है, ठीक है, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। ये प्रगीत और समाज किसकी रचना है? नामवर सिंह की। नामवर सिंह की जन्म कब हुई थी? तो 18 जुलाई 1927 को। नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जियनपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नामवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो नागर सिंह। नामवर सिंह के पिता क्या थे? तो शिक्षक थे। नामवर सिंह के माता का नाम क्या था? बागेश्वरी देवी नाम था। नामवर सिंह की प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? आबाजपुर और कमालपुर के गांव में। नामवर सिंह किस इंटर कॉलेज से कॉलेज किए थे? उदय प्रताप कॉलेज। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कविता के नए प्रतिमान पर। प्रगीत और समाज क्या है? तो ये निबंध है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रगीत कैसा काव्य है? तो आत्मपरक काव्य है। नामवर सिंह ने BA तथा MA की परीक्षा कहाँ से पूरी की, मतलब BA की पढ़ाई कहाँ से पूरी की, शिक्षा प्राप्त की? तो शिक्षा ये प्राप्त किए थे BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? केदारनाथ सिंह के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य। सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है? मुक्ति बोध है।
सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। और किसने या सातों सागर के पार एकाकीपन से मनोहारी कौन किस कवि की कविता का अंश है? शमशेर बहादुर सिंह। नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? तो निष्कव्य फक्कर। अगला जो कहानी है हम लोगों का है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके राइटर हैं मल्यज। हंसते हुए अकेलापन के लेखक हैं मल्यज। मल्यज की कौन सी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था? तो महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। मल्यज का जन्म कब हुआ था? 1935 में। मल्यज का मूल नाम है भरतजी श्रीवास्तव। मल्यज ने किस मंत्रालय से नौकरी की? कृषि मंत्रालय। मल्यज के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। मल्यज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? क्षय रोग से। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो 7 से 8 साल थी। मल्यज के माता का नाम था प्रभावती। सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था? बालभद्र ठाकुर। निम्नलिखित में कौन सी रचना मल्यज की है? कविता से साक्षात्कार। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं? ईंधन के लिए। कौन सी रचना मल्यज की है? जख्म पर धूल। जख्म पर धूल। इसके बाद मल्यज ने जख्म पर धूल नामक कविता कब लिखी? 1971 में। मल्यज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? रचनात्मक कर्म। मल्यज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? चुनौती झेलने में। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा है? द्वंद्वात्मक। कौन सी रचना मल्यज की नहीं है? संवाद और एक आलाप। संवाद। आगे हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा का, जिसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है? शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 12 मई 1895 को। जे कृष्णमूर्ति का जन्म पूरा नाम क्या था? तो युद्ध कृष्णमूर्ति। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? तो 10 वर्ष के। जे कृष्णमूर्ति के माता पिता संजीवम्मा और नारायण सिंह जिद्दू थे। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? तो संभाषण है। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ भय हो। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन है जीवन को समझना। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? व्यापकता। बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र। जिंदगी का अर्थ है सत्य की खोज करना। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? भय। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? नाश की ओर। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जे कृष्णमूर्ति की। साम्यवादी किससे लड़ रहे हैं? पूंजीपति से। जे कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ 12 मई 1895। जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्दू वहाँ पे जिद्द पड़े हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति था। शिक्षा के पाठ के रचयिता कौन है? जे कृष्णमूर्ति। लाद बेहतर किन में विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं? तो ये जे कृष्णमूर्ति को। जे कृष्णमूर्ति को इनमें से कौन सी रचना है? शिक्षा। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जो लोग भयभीत हैं वे क्या नहीं हो सकेंगे? मेधावी। किस प्रकार की महत्वाकांक्षा का आध्यात्मिक को हो चाहे संसारिक किसको जन्म देती है? चिंता और भय को। चिंता और भय को जन्म देती। 23 चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन को नहीं देखे थे। 23 चैप्टर के लेखक हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तिरिच। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? सागर विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश से। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? दिनमान। याद रखिएगा। उदय प्रकाश ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? एमिनेस। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के सहायक संपादक रहे? तो संडे मेल नई दिल्ली। उसके बाद लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? तो बताया था धानु ने। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? नीलकंठ को। लेखक को किसने 300 का 3 नोट दिया? डॉक्टर पंत ने। 300 का नोट दिया कौन? तो नाम आप याद रखिएगा, डॉक्टर पंत ने। लेखक के दुष्स्वप्न के सबसे खतरनाक पत्र कौन है? हाथी और तिरिच। लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? बोलने की और चीखने की। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे? मिनर्वा टाकीज के पास। खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था?
आवाज़। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? तो अदालत में पेशी के लिए। कौन सी कहानी उदय प्रकाश की नहीं है? वारिस। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? एपेडिसाइटिस की। तिरिश कहानी के पिताजी का क्या नाम था? तो राम स्वास्थ्य प्रसाद। कहानीकार तिरिश की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया? थानू के साथ। पंडित राम अवतार क्या थे? तो ज्योतिष और वैद्य थे। तिरिश कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो टूटा हुआ पुल। तिरिश कैसा कहानी है? तो प्रतीकात्मक कहानी है। सो गाइस, आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज में लगभग 400 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें। इतना आप रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।